सो लास्ट लेक्चर में क्या देखा था हमने? एक क्विक रिवाइज करते हैं। ठीक है, कल के लेक्चर में क्या देखा था? यस, व्हाट इज डेटा? डेटा क्या होता है? collection of raw information. कलेक्शन ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन, राइट? ओके, मतलब वो किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन हो सकता है, जैसे आपके कॉन्टैक्ट नंबर है, आपके मोबाइल फोन में ईमेल्स है, आपके सभी ईमेल्स का कलेक्शन, या फिर टेक्स्ट मैसेज का कलेक्शन होगा, आपकी जो व्हाट्सएप की चैट्स है वो पूरा डेटा है, राइट? वीडियो फाइल्स होंगी, ऑडियो फाइल्स, जो आपने सॉन्ग्स का कलेक्शन रखा होगा, या फिर कुछ आपने मूवीज का कलेक्शन रखा होगा, वो पूरा डेटा है। ओके, डेटा के बाद हमने देखा डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? जहां पर हम डेटा को स्टोर कर दे। इन सिंपल, अगर नॉन टेक्निकल वर्ड में कहा जाए तो डेटा का घर है जहां पर हमने डेटा को स्टोर करके रखा है। ओके, तो डेटाबेस क्या है? वेयर वी स्टोर डेटा। और ऐसी जगह पे स्टोर करेंगे जहां से जब मुझे उसकी जरूरत होगी तो मुझे इजीली एक्सेस हो सके वो डेटा, राइट? मतलब जब भी मुझे किसी डेटा की जरूरत है तो मुझे पता होना चाहिए मैंने वो डेटा कहाँ पे स्टोर करके रखा है। फिर मैं सीधा वहां पे जाऊंगा। जैसे हमारे मोबाइल फोन में देखो, गैलरी है, कॉन्टैक्ट का अलग है। अगर आपको कोई नंबर सर्च करना है तो आप कहाँ पे जाओगे? कॉन्टैक्ट में जाओगे या गैलरी में जाओगे? कॉन्टैक्ट में जाओगे ना, अलग अलग है। तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए हमने डेटा को कौन से डेटाबेस में स्टोर किया है, तो इजीली आपको एक्सेस करने के लिए। ओके, फिर डेटा बेस का हमने एक टाइप देखा था, कौन सा था? रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस मतलब जहां पर हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस मतलब, यस, जहां Structure. पर हम स्ट्रक्चर फॉर्मेट का डेटा या फिर टेबल फॉर्मेट का डेटा जहां पर स्टोर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिलेशनल डेटाबेस। ओके, देन रिलेशनल डेटाबेस हो गया। उसके बाद हमने देखा कि डेटाबेस में हम डेटा को स्टोर करते हैं, तो उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, मतलब उसमें मुझे कुछ नया डेटा ऐड करना है, पुराना डेटा डिलीट करना है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है? डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है डीबीएमएस। सो डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर विच वी यूज टू इंटरैक्ट विद द डेटाबेस। सेम वैसे ही रिलेशनल डेटाबेस को भी मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो कौन सा है? RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। It is a type of a DBMS software. Okay, so RDBMS is a software which we use to interact with the relational database. रिलेशनल डेटाबेस मतलब जहां पर हमने टेबल फॉर्मेट का डेटा स्टोर किया, तो मुझे टेबल फॉर्मेट में, मतलब टेबल फॉर्मेट का जो डेटा है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो मैं कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज करूंगा? RDBMS सॉफ्टवेयर। तो उसका एग्जांपल कौन से? माई एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रे एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर। ओके, तो उसमें से हम कौन सा यूज करेंगे? माई एसक्यूएल यूज करेंगे, राइट? तो अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज माई एसक्यूएल, तो माई एसक्यूएल क्या है? बोलो। माई एसक्यूएल इज अ RDBMS सॉफ्टवेयर विच वी यूज टू इंटरैक्ट विद द, किसके साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूज करेंगे? कौन सा डेटाबेस? रिलेशनल डेटाबेस। अगर डीबीएमएस की डेफिनेशन पूछते तो ये बोलो कि यूज टू इंटरैक्ट विद द डेटाबेस। लेकिन अगर आरडीबीएमएस की डेफिनेशन या फिर माईएसक्यूएल की डेफिनेशन पूछेंगे तो क्या बताना है? which we use to interact with the relational database, manage, update and interact with the relational database. relational database को मैनेज करना है, अपडेट करना है, अपडेट मतलब कुछ चेंजेस करना है, राइट? तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? माईएसक्यूएल सॉफ्टवेयर, रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन करना है। तो उसके बाद हम क्या सीख रहे हैं? एसक्यूएल सीख रहे हैं, राइट? तो एसक्यूएल हमें क्यों सीखना है? यस, व्हाट इज एसक्यूएल? पहले वो बताओ मुझे, व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, वो एक लैंग्वेज है, राइट? तो उसका यूज क्या है, हमें सीखना क्यों है वो? बोलो, एसक्यूएल क्यों सीखना है हमें? मतलब डेटा को स्टोर करना, अपडेट करना, डेटा में कुछ भी चेंजेस करना। ओके, और ये कौन से डेटा की बात कर रहे हैं हम? स्ट्रक्चर फॉर्मेट के डेटा। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर? माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर। पर माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर को आपको बताना पड़ेगा ना क्या काम करना है, तो आप कौन से लैंग्वेज में बताओगे? उस सॉफ्टवेयर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, एसक्यूएल लैंग्वेज। तो आपको भी वो लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आप उस सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, राइट? तो आप क्या करोगे? एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करोगे उस सॉफ्टवेयर के अंदर, और उसके थ्रू फिर आप रिलेशनल डेटाबेस के साथ कनेक्ट करोगे। तो मैंने कल बताया था कि आज के बाद हम सिर्फ 4 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कौन से? एक तो एसक्यूएल, एसक्यूएल सीख रहे हैं हम, उसका यूज हम कहाँ पे करेंगे? माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर में करेंगे। माई एसक्यूएल का यूज क्या है? रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। अगर रिलेशनल डेटाबेस को हम हैंडल कर रहे हैं तो कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे? RDBMS सॉफ्टवेयर, जो कि माई एसक्यूएल है।
और रिलेशनल डेटाबेस है मतलब कौन सा डेटा आ गया, टेबल फॉर्मेट का डेटा या फिर स्ट्रक्चर फॉर्मेट का डेटा, राइट। चलो देखो हमने कल, ओके, कल हमने देखा था कि एसक्यूएल सीखना है। एसक्यूएल का यूज हम माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर में करेंगे, और माई एसक्यूएल में मान लो मेरे पास दो डेटाबेस है उस सॉफ्टवेयर में, तो दोनों डेटाबेस कौन से होंगे, रिलेशनल डेटाबेस होंगे बाय डिफॉल्ट, क्योंकि माई एसक्यूएल सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर ही वर्क करेगा ना। माई एसक्यूएल कौन सा सॉफ्टवेयर है, आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर, तो उसका डेफिनेशन है ना रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करता है। ओके, ठीक है। ओके, तो देखो डेटाबेस हमें कहाँ देखेंगे, यहाँ पे स्कीमा सेक्शन में, राइट। हम क्या करेंगे, आज एक डेटाबेस पहले क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी देखो मेरे पास, ऑनलाइन स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही है ना सबको, यस, यस, नो, कुछ, हेलो, यस, ऑनलाइन स्टूडेंट एम आई ऑडिबल, आवाज नहीं आ रहा है किसी का, यस, ओके, जस्ट अ मिनट, मैं एक बार मीटिंग लीव करके फिर से कनेक्ट करता हूँ, एक्चुअली मुझे किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है, ओके, ठीक है। तो आज देखो हमें क्या करना है, अभी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर, राइट, कौन सा है ये, माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर, यस। तो माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर में देखो मैंने क्या बोला है, आज के बाद सिर्फ हम टेबल फॉर्मेट के डेटा के ऊपर बात करेंगे। टेबल फॉर्मेट का डेटा आ गया तो मतलब बाय डिफॉल्ट कौन सा डेटाबेस आ गया, रिलेशनल डेटाबेस, क्योंकि टेबल फॉर्मेट का डेटा कहाँ पे स्टोर कर दे, रिलेशनल डेटाबेस में। और रिलेशनल डेटाबेस आ गया मतलब रिलेशनल डेटाबेस को हैंडल करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लगेगा, आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर, तो वो कौन सा है, माई एसक्यूएल। और माई एसक्यूएल को हमें कुछ भी वर्क बताने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, एसक्यूएल लैंग्वेज। तो ये क्लियर है, चारों पॉइंट। तो अब देखो मुझे मान लो एक टेबल, मतलब कुछ टेबल फॉर्मेट का डेटा है वो स्टोर करना है, तो वो स्टोर करने के लिए मुझे क्या लगेगा, टेबल फॉर्मेट का डेटा स्टोर करने के लिए क्या चाहिए मुझे, यस, हाँ, लेकिन उसको टेबल्स में मान लो टेबल्स मुझे स्टोर करना है, तो हम टेबल्स फॉर्मेट डेटा कहाँ पे स्टोर करते हैं, कौन से डेटाबेस में, रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस चाहिए पहले आपके पास एक, तो आपको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो देखो सबसे पहले अभी हम आज से क्वेरी को स्टार्ट कर रहे हैं,
एसक्यूएल को। तो कैसे करेंगे, मुझे क्या करना है, अब एक डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस मतलब कुछ ऐसे रॉकेट साइंस जैसा कुछ टर्म नहीं है, सिंपल एक लोकेशन हमें, जैसे लैपटॉप में एक फोल्डर आप क्रिएट करते हो, फोल्डर, उस फोल्डर में अलग अलग फाइल सेव करके रखोगे, बस सिंपल है, ऐसे समझ लो एक फोल्डर है। अब मुझे यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है, ओके। तो हम क्या करेंगे, अभी मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना है जिसके अंदर मुझे डेटा को स्टोर करना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या है, सिंपल, क्रिएट, क्या क्रिएट करना है मुझे, डेटाबेस। तो क्रिएट डेटाबेस, ओके। अब जैसे हम फोल्डर क्रिएट करते, फोल्डर को एक नाम देते, वैसे क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस को एक नाम देंगे। मुझे मान लो एम्प्लॉयज का डेटाबेस बनाना है, तो सिंपल एम्प्लॉयज, सो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, क्लियर है। अब जैसे हम मराठी, हिंदी, इंग्लिश, जब सेंटेंस खत्म हो जाता है लास्ट में फुल स्टॉप देते हैं, वैसे यहाँ पे हर एक क्वेरी खत्म होने के बाद हम देते हैं सेमीकोलन। अब देखो कैसे फाइंड करना है कि नई क्वेरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। जिस भी क्वेरी के आगे, ये लाइन नंबर है, ये लाइन नंबर दिख रहा है आपको, जिस भी क्वेरी के आगे यहाँ पे ब्लू डॉट आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ से न्यू क्वेरी स्टार्ट हो रही है। और क्वेरी खत्म कहाँ पे होगी, कैसे पता चलेगा, जहां पर हमने सेमी कोलन दिया। तो मैंने इसको एक लाइन में लिखा है, इसको मैं 3 लाइन में लिख सकता हूँ, अलग अलग लाइन पे अलग अलग। तो इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग क्वेरी है, एक ही क्वेरी है, क्योंकि देखो ब्लू डॉट से क्वेरी स्टार्ट हो गई, क्वेरी खत्म कहाँ पे होगी, सेमी कॉलन। तो यहाँ पर सेमी कॉलन है क्या, नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सेमी कॉलन। तो ये पूरी एक क्वेरी है, यस। अब इसको रन करना है, तो देखो पहले मैं इसको एक लाइन में लेता हूँ, ठीक है। अब इसको रन करने के लिए आपको एक सिंगल क्वेरी रन करनी है, तो सिंपल है, एक कर्सर आपका कहीं पर भी होना चाहिए, या फिर देखो मुझे एक क्वेरी रन करनी है, सिंपल इस बटन को प्रेस करूंगा, या फिर शॉर्टकट क्या है, ये कर्सर कहां पर भी रखो, सिंपल में कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल एंटर करता हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने कंट्रोल एंटर किया, 2 नंबर की क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई। टाइमिंग देखो कितना है, राइट, करेक्ट टाइमिंग है। उसी टाइमिंग पे मैंने एक क्वेरी एग्जीक्यूट की, क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉयज। एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लगा, 0.015 सेकंड, ओके। अब मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया है, उसका नाम क्या है, एम्प्लॉयज। अब वो मुझे कहाँ पे दिखेगा, स्कीमा सेक्शन में। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको, नहीं, तो देखो पहले आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, देखो एम्प्लॉयज डेटाबेस आ गया, ओके। अब हमारे पास डेटाबेस है, तो मुझे उस डेटाबेस के अंदर क्या है, डेटा स्टोर करना है। कौन सा डेटा स्टोर करना है मुझे उसमें, लेकिन कौन से टाइप का डेटा, टेबल फॉर्मेट का करना पड़ेगा ना, रिलेशनल डेटाबेस है ये, टेबल फॉर्मेट का डेटा स्टोर करना पड़ेगा। तो अब मुझे एक टेबल फॉर्मेट का डेटा स्टोर करना है, तो पहले मुझे टेबल चाहिए उस डेटाबेस में, राइट। तो देखो मेरे पास 2 डेटाबेस है, एक तो एम्प्लॉयज है, दूसरा सेल्स है। तो अब हम टेबल क्रिएट करेंगे, लेकिन मैं जो टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे पता है मुझे एम्प्लॉय डेटाबेस में क्रिएट करना है, लेकिन सॉफ्टवेयर को तो भी बताना पड़ेगा ना कि हमें कौन से डेटाबेस में उस टेबल को क्रिएट करना है, राइट। तो सिंपल, चलो हम पहले क्या करेंगे, टेबल क्रिएट कर दे। चलो ये वाला टेबल क्रिएट करना है मुझे, एम्प्लॉयज, नाम क्या है, एम्प्लॉय नाम है टेबल का। टेबल में कितने कॉलम है, 6 कॉलम है। तो चलो टेबल क्रिएट करना है, कैसे करेंगे, डेटाबेस जैसे क्रिएट किया सिंपल, वैसे ही टेबल क्रिएट करेंगे। क्रिएट, क्या क्रिएट करना है, टेबल, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। अब मुझे एक बताओ, किसी भी चीज को आप टेबल कब बोलोगे, आपको कैसे पता चलता है वो टेबल है, कॉलम्स होंगे, राइट, कॉलम्स होने चाहिए तभी तो उसको आप टेबल बोलोगे ना, एक तो कॉलम होना चाहिए मिनिमम। तो देखो आप सिंपल इतनी क्वेरी को रन नहीं कर सकते, आपको एम्प्लॉय टेबल में कितने कॉलम है वो भी बताना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर आपको क्या करना है, जो मैं एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर रहा हूँ उसके अंदर मुझे कितने कॉलम चाहिए, कॉलम के नाम आपको डालने। तो कौन से कॉलम है बताओ, एम्प्लॉय नंबर है, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हायर डेट। तो ये कॉलम ऐड करने मुझे, तो सभी कॉलम के नाम यहाँ पे मेंशन करो। कौन सा है, एम्प्लॉय नंबर, देन बर्थ डेट, देन फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, कौन सा है फिर, जेंडर है, और लास्ट में है हायर डेट, राइट। क्लियर है, मैंने क्या किया, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, उसके बाद उस टेबल में कितने कॉलम चाहिए उनके नाम मेंशन, लास्ट में मैं देता हूँ सेमी कॉलम। अभी मैंने क्वेरी रन नहीं की है, अभी क्या करना है, हमने तो सॉफ्टवेयर को बताया कि ये 6 कॉलम ऐड करो, लेकिन सॉफ्टवेयर को ये भी बताना पड़ेगा आपको कि हर एक कॉलम में आपको कौन सा डेटा ऐड करना है। मतलब एम्प्लॉय नंबर कॉलम, उसमें मैं कौन सा डेटा ऐड करूंगा,
एम्प्लॉय नंबर में देखो नंबर ऐड करने हैं ना, बर्थ डेट में मुझे क्या करना है, डेट ऐड करना है, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इसमें क्या करना है, टेक्स्ट है, तो उसके लिए कौन सा डेटा टाइप देखा हमने, वेर कैर या क्यार, दोनों में से कौन सा यूज करेंगे, कैर क्यों नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो वेरिएबल फिक्स नहीं है, है। राइट। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसका क्या रहेगा, वेर कैर। जेंडर के लिए इनम जब ऑप्शन रहता है तो कौन सा यूज करते हैं, ई नाउ। फिर से हायर डेट है तो इसका क्या आएगा, डेट। तो यही आपको पता है कि आपको देखो, आपको पता है एम्प्लॉय नंबर में आपको एम्प्लॉय डालने हैं, बर्थ डेट कॉलम में डेट डालना है, लेकिन सॉफ्टवेयर को भी बताना पड़ेगा ना, राइट। क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, लेकिन आपके बाद जो दूसरा आएगा उस प्रोजेक्ट के लिए उसको भी पता चलना चाहिए कि इस टेबल में या फिर कॉलम में कौन सा है आपने ऐड किया है डेटा। तो एम्प्लॉय नंबर में आप क्या ऐड करोगे, नंबर्स, तो उसके लिए हमने क्या डेटा टाइप देखा, इंट। तो सिंपल उसके कॉलम के नाम के बाद डेटा टाइप का नाम इंट। बर्थ डेट का क्या है, डेट। फर्स्ट नेम का क्या है, वेर क्या, पैरेंथेसिस में हमने यहाँ पे, मैं यहाँ पे लेता हूँ 40, मतलब 40 का मतलब क्या होगा, 40 कैरेक्टर तक, 1 से लेके 40 कैरेक्टर तक वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। ओके। अब वेर क्या है इसका मतलब वो कैरेक्टर के साइज के, मतलब वर्ड के साइज के अकॉर्डिंग वो उतनी स्पेस ले, 40 तक है, लेकिन मान लो किसी के नाम में 4 ही लेटर है तो 4 ही बाइट स्पेस ले। ओके। लास्ट नेम में क्या लेंगे, वेर क्या 40। ओके। नेक्स्ट, मैं देखो इस ये मतलब इसे स्क्रॉल करना पड़ रहा है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको नेक्स्ट लाइन पे लेता हूँ, ठीक है। कितनी भी लाइन में आप लिख सकते हो, क्योंकि क्वेरी कहाँ से स्टार्ट होगी, ब्लू डॉट से, एंड कहाँ पे होगी, सेमी कॉलन। उसके बाद जेंडर का क्या करेंगे, इनम। इनम में हमें ऑप्शन क्या देने हैं जेंडर में, तो स्ट्रिंग है तो देखो, ओके, सिंगल कोट या डबल कोट में लिखना है, मेल फीमेल। उसके बाद हायर डेट, इसका क्या आएगा डेटा टाइप, डेट। अब क्वेरी कंप्लीट हो गई। अब इसको रन करने के लिए क्या करेंगे, देखो लेकिन पहले यहाँ पे देखो हमने जो एम्प्लॉय डेटाबेस क्रिएट किया था, इसमें देखो पहले टेबल का सेक्शन, टेबल क्यों है यहाँ पे, क्योंकि ये रिलेशनल डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस में टेबल स्टोर करेंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टेबल का ऑप्शन आता है, ये टेबल व्यूज स्टोर प्रोसीजर फंक्शन। ये व्यूज स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन ये बाद में देखेंगे हम, एडवांस पार्ट है, जैसे धीरे धीरे एक एक स्टेप करते जाएंगे ना, ये बाद में देखेंगे। टेबल तो पता ही है सबको टेबल क्या होता है। तो अब हम जो क्रिएट कर रहे हैं टेबल में आना चाहिए, एम्प्लॉयज डेटाबेस में स्टोर करना है ना। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, ओके, सॉरी, ओके। अगर मैं इसको डिफॉल्ट आ रहा है, यस, किसी का माइक ऑन है क्या, काजल बस, कि इसको ना पूरा क्लोज करके ओपन कर दो, ठीक है। क्वेरी रन हो रही है, वो रन नहीं होनी चाहिए देखो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो डेटाबेस सिलेक्ट है। हाँ यस, वही कंसेप्ट मुझे बताना है आपको, बाय डिफॉल्ट क्यों आ रहा है, यस देखो, मैं टेबल, हमें आई थिंक नहीं, ये एरर भी गलत आ रहा है। ओके, ये क्वेरी क्लियर है सबको। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, कंट्रोल एंटर। तो देखो जैसे ही मैंने कंट्रोल एंटर किया, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एरर दे रहा है सॉफ्टवेयर। एरर क्या आ रहा है, रीड करो, एरर कोड देखो। अगर आपको ये एरर रीड करने के बाद समझ में नहीं आ रहा है ना, सिंपल ये जो कोड है ना, एरर कोड, सिंपल आप चैट जीपीटी पे इतना सर्च करो, एरर कोड 1046, उसको ये भी मत डालो कि ये एसक्यूएल का एरर कोड है, उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा।
अगर कोई भी एरर आता है और आपको समझ में नहीं आता एरर क्या है, सिंपल बस एक कोड डालना। तो अभी यहाँ पे रीड करो क्या एरर आ रहा है। नो डेटाबेस सिलेक्टेड। मेरे पास कितने डेटाबेस है? एम्प्लॉयज और सेल्स। मुझे ये टेबल कौन से डेटाबेस में क्रिएट करना है? एम्प्लॉयज में। ये आपको पता है, लेकिन सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो रहा है ना कि उसके पास दो डेटाबेस है, उन दोनों में से इस टेबल को कौन से डेटाबेस में सेव करना है। ये सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा राइट, कि कौन से डेटाबेस में इस टेबल को सेव करना है। तो उसके लिए क्या है, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि कौन से डेटाबेस को यूज करना है। तो मैं सिंपल बोलता हूँ यूज एम्प्लॉयज और रन। जैसे ही मैंने यूज एम्प्लॉयज किया, देखो बोल्ड में आ गया एम्प्लॉयज नाम और ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिक ओपन हो गया। अब मुझे देखो, लाइन नंबर 75 के बाद में जो कुछ भी लिखूंगा पूरे ऑपरेशन इसी डेटाबेस के ऊपर होंगे। हाँ, अगर आपको सेल्स डेटाबेस के ऊपर कुछ ऑपरेशन करने, यूज सेल्स लिखो फिर, तो उसके बाद सेल्स डेटाबेस एक्टिव हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ये टेबल इसमें स्टोर करना है, तो क्वेरी तो लिखी है, बस इसको रन करना है। तो देखो राइट, रन करने बाद यहाँ पे दिख रहा है क्या टेबल सेक्शन में एम्प्लॉय टेबल? नहीं, तो रिफ्रेश करो। देखो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर एक टेबल आ गया एम्प्लॉय। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर आपको पूरे टेबल का स्ट्रक्चर दिखेगा। स्ट्रक्चर मतलब टेबल का नाम क्या है, उस टेबल में कितने कॉलम है, हर एक कॉलम का डेटा टाइप क्या है। समझ में आ रहा है? यस ऑनलाइन स्टूडेंट, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं ये समझ में आ गया सबको? यस सर। सर। यस, किसी को डाउट है टेबल क्रिएट करने में? नहीं है सर, ओके तो वन चलो, क्वेश्चन। यस यस बोलो। उसमें अंडरस्कोर क्यों है डेट, फर्स्ट डेट की पहले? मतलब ये वाला? हाँ। ओके ठीक है, चलो अभी देखो, ये जो आपको ब्लू ब्लू कलर में कुछ वर्ड आ रहा है राइट? यस, यस। ये जो ब्लू कलर में आ रहा है ना, ये कीवर्ड्स होते हैं। मतलब कीवर्ड्स मतलब जो भी आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, हर एक वर्ड का पहले से उस सॉफ्टवेयर को कुछ मीनिंग बता के रखा है, फिक्स है। उसको पता है क्रिएट का मतलब क्या है, टेबल का मतलब क्या है। उसको इस एम्प्लॉयज का मतलब नहीं पता, उसको नहीं पता है इस एम्प्लॉय मतलब क्या है, ये ईएमपी क्या है। ठीक है, लेकिन आप देखो, आपके मतलब जो भी यूजर ने क्रिएट किया है ना नाम, उसमें आप स्पेस नहीं दे सकते, मैं ऐसे नहीं डाल सकता। तो देखो ये नंबर क्या हो गया, अलग हो गया, ये ब्लू कलर में आ रहा है। मुझे एम्प्लॉय नंबर कॉलम चाहिए था। तो आप जब पाइथन सीखोगे उसमें आपको पता चलेगा कि वेरिएबल के नेम, कुछ भी नाम आपको देना है, वेरिएबल क्लास या फिर किसी फंक्शन को कुछ भी नाम देने हैं, तो नाम में कभी भी आप स्पेस नहीं देते। तो उसके लिए तीन रूल है, जिसको हम केस रूल बोलते हैं। ठीक है, केस रूल जो आप पाइथन में सीखोगे, फर्स्ट रूल है पास्कल केस। ओके, सेकंड रूल है कैमल केस। थर्ड रूल है स्नेक केस। ये तीन रूल है। अब फर्स्ट रूल क्या कहता है, पास्कल केस मतलब आपको जो कुछ भी नाम क्रिएट करना है, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। देखो मैंने पास्कल केस ये वर्ड कैसे लिखा है, पास्कल का पी कैपिटल है, केस का सी कैपिटल है। अगर मान लो मुझे फर्स्ट नेम क्रिएट करना है, फर्स्ट नेम ये जो हमने अंडरस्कोर से किया है, तो मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फर्स्ट नेम, सॉरी फर्स्ट नेम। ओके क्लियर है? कैमल केस क्या बोलता है, फर्स्ट वर्ड जो रहेगा वो स्मॉल में आएगा, उसके बाद जितने भी वर्ड्स रहेंगे हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। मतलब मैं ऐसे कर सकता हूँ फर्स्ट नेम। अब कैमल केस का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, कोई बताएगा क्या है कैमल केस का? कहाँ पे आपने ऐसे देखा है क्या फर्स्ट लेटर स्मॉल में रहेगा फिर आगे का पूरा कैपिटल? नहीं देखा? ये नाम सुना है कभी? आईफोन कैसे? ये ऐसे फैशन के लिए नहीं है, उन्होंने वो केस कैमल केस को फॉलो किया है। ये ऐसे दिखने के लिए अच्छा दिख रहा है ऐसे कुछ नहीं। उसके बाद एक और है राइट, पास्कल केस का क्या एग्जांपल है? फोन पे, उसके बाद गूगल पे कैसे? यस, तो ये क्यों है ऐसे, ये पास्कल केस को फॉलो कर रहा है, कैमल केस को, ये आईफोन आईबॉल ये कैमल केस को फॉलो कर रहा है। अब स्नेक केस, स्नेक केस क्या होता है, कितने भी वर्ड हो नाम में,
हर एक वर्ड को अंडरस्कोर से कनेक्ट करो, और यही रूल हमने यहाँ पे यूज किया। ओके, क्लियर है? स्नेक केस मतलब मुझे अगर मान लो मुझे कुछ भी आ, मान लो ईमेल एड्रेस का एक कॉलम क्रिएट करना है, तो ईमेल अंडरस्कोर एड्रेस, हर एक वर्ड को अंडरस्कोर से कनेक्ट करो। ठीक है, क्लियर है ये तीनों केस? इसके अलावा Yes, और sir. कुछ अलग रूल है, लेकिन ये देखो ये एसक्यूएल में अलाउ नहीं होगा। जैसे आप देखोगे पाइथन में क्या है, पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव मतलब पाइथन में क्या है, देखो ए और ये, आपको पता है ये दोनों ए है, राइट? आपको समझ में आ रहा है दोनों का मतलब यही है, लेकिन पाइथन को क्या पता है कि ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। लेकिन एसक्यूएल में ऐसे नहीं है। एसक्यूएल में अगर मैं एम्प्लॉयज पूरा स्मॉल में लिखूंगा या फिर पूरा कैपिटल में लिखूंगा ना, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो उसको एम्प्लॉयज ही कंसिडर करेगा। तो एसक्यूएल इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। क्लियर है? उसके बाद एक और रूल है, जो कुछ भी कीवर्ड्स है उसको आप वेरिएबल के नेम के लिए नहीं ले सकते। जो कीवर्ड्स मतलब पहले से ही उस वर्ड का कुछ तो मीनिंग है, क्रिएट या पर टेबल वैरकैर, वैसे ही पाइथन में कौन से इफ, इफ एल्स, एलिफ, राइट, एल्स करके भी है, एंड, और, ट्रू, फॉल, ये कीवर्ड है, उसको आप किसी का नाम के लिए नहीं ले सकते, किसी का भी नाम उसके अकॉर्डिंग नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये तीनों रूल क्लियर है सबको? ये पास्कल केस, कैमल केस, स्नेक केस। ओके, ये आईफोन किसका एग्जांपल है? कैमल केस का। ये दिखने के लिए अच्छा लग रहा है इसके लिए नहीं, वो एक रूल फॉलो कर रहा है, स्टैंडर्ड रूल। ठीक है, क्लियर है ये वाला टॉपिक? Yes, sir. अब देखो मैंने क्वेरी को दो लाइन में लिखा है, दो लाइन में क्वेरी लिखी, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग क्वेरी है क्या, कि एक ही क्वेरी है? आपको कैसे समझ में आ रहा है वो एक ही क्वेरी है? क्योंकि देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड यहाँ पे हो रहा है। अब देखो जो भी डेवलपर रहेगा, जो कुछ भी कोडिंग करेगा या क्वेरी लिखता है, ओके, उसको सबसे पहले क्वेरी राइट करने के लिए प्रॉपर एक सिंटेक्स होना चाहिए, प्रॉपर दिखने के लिए अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, आपने एक क्वेरी लिखी है, आपको समझ में आ रहा है, आपके बाद उस प्रोजेक्ट पे कोई और असाइन हो गया तो उसको भी समझ में आना चाहिए, दिखने के लिए अच्छा लगना चाहिए। तो उसके लिए देखो हमारे पास एक ब्यूटीफाई का ऑप्शन है। मैं क्या करूंगा, मैंने एक क्वेरी लिखी, इसको अब मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद ये आइकॉन दिख रहा है, ब्रश जैसा सिंबल है, उसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो क्या आ रहा है, ब्यूटीफाई और रिफॉर्मेट द एसक्यूएल स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब ये हम जो लिख रहे हैं ना उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं, राइट? तो मैं, मुझे इसको ब्यूटीफाई करना है तो मैं इसके ऊपर प्रेस करता हूँ सिलेक्ट करने का, देखो अब प्रॉपर दिख रहा है, प्रॉपर फॉर्मेट में। हर एक कॉलम का नाम एक लाइन में आ रहा है यहाँ से, राइट? यहाँ पर देखो कुछ स्पेसेस आ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? यस, सी एस आई टी बैकग्राउंड का कोई है यहाँ पे? बोलो। इन स्पेसेस को क्या बोलते हैं? देखो एक इंटरव्यू में नहीं पूछेंगे, ये बहुत बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? आपका सी एस का है ना बैकग्राउंड? हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं बताओ? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट। इंडेंटेशन। राइट, इसको क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन। मतलब ये फोर स्पेसेस होते हैं। जब आप फिर से जब पाइथन में जाओगे, कोई एक फंक्शन क्रिएट करोगे ना, उसमें इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये क्यों रहता है, इसका मतलब क्या है, देखो ये क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज, उसके अंडर हमने ये लिखा है ऐसे, इसका मतलब ये होता है इस लाइन के अंडर ये सभी लाइन आ रही है। ठीक है, तो ये होता है इंडेंटेशन। ये कितने स्पेसेस रहते हैं? फोर स्पेसेस। ओके, या तो फोर स्पेसेस दे दो, नहीं तो सिंपल देखो मैं फोर स्पेसेस देता हूँ, 1 2 3 4। या फिर क्या करो, सिंपल फोर स्पेसेस देना नहीं है तो सिंपल एक टैप करो बस, टैप प्रेस किया तो फोर स्पेसेस आ जाते हैं ऑटोमेटिक। ओके, टेबल क्रिएट हो गया। चलो, यहाँ तक क्लियर है सबको? ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या या स्लो हो रहा है ज्यादा? स्पीड ओके है ना? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है सबको प्रॉपर? Yes, sir. यस, सबका रिप्लाई आना चाहिए, बस एक दो स्टूडेंट का आ रहा है यस सर, बाकी? यस Yes, सर। sir. ओके, ठीक है। या फिर ऐसे जिन्होंने फी पे की है वही बस यस सर बोल रहे हैं, ऐसे कुछ है क्या? देखो अगर माइक ऑन करके नहीं बोल सकते तो एक थंब दिया करो, मतलब मुझे भी समझ में आएगा कि आपको समझ रहा है। ठीक है, चलो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एक और टेबल क्रिएट करेंगे, कौन सा? सैलरी टेबल, जिसमें 4 कॉलम है।
अब आप में से कोई बताएगा मुझे, चलो पहले ऑफलाइन में से, चलो कोई बताएगा मुझे। मुझे सैलरी टेबल क्रिएट करना है, ये वाला टेबल का नाम है सैलरी, जिसमें 4 कॉलम है, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, फ्रॉम डेट, टू डेट। कैसे करेंगे? लाइट ऑन कर रखते, बटन सगळे ऑन करून रखते, सगळे ऑन कर। चलो, यस। क्या करना है मुझे? एक टेबल क्रिएट करना है जिसका नाम है सैलरी। कैसे करेंगे? क्रिएट टेबल, टेबल का नाम सैलरी। उसके बाद सैलरी टेबल में कितने कॉलम है वो मेंशन करने पड़ेंगे। तो ओपन क्लोज, इसको क्या बोलेंगे? पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट नहीं बोलते इसको, ये पैरेंथेसिस हो गया। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो सैलरी ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, देन अब इसके अंदर क्या आता है? पैरेंथेसिस के अंदर कॉलम के नाम आएंगे। जो कुछ भी आपको, आप सैलरी टेबल क्रिएट कर रहे हो तो इस टेबल के अंदर आपको जितने कॉलम ऐड करने हैं उनके नाम इसमें आएंगे। तो कौन से कॉलम है? एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, फ्रॉम डेट, टू डेट। ये फ्रॉम डेट और टू डेट क्या है, समझ में आ रहा है ना? तो देखो, चलो बाद में देखेंगे हम उसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो। तो कैसे करेंगे? एम्प्लॉय नंबर, फ्रॉम अ सैलरी, देन फ्रॉम डेट, कॉमा करके टू डेट। ओके। अब चलो एक एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टू डेट को ना कैपिटल में लिखता हूँ, ठीक है, टू डेट। ओके, बाकी सारे स्मॉल में लिखे, मैंने कैपिटल लिखा, लास्ट में सेमीकोलन। अब क्या करना है, हर एक कॉलम में कौन सा डेटा ऐड करना है उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा। एम्प्लॉय नंबर में क्या करोगे ऐड? इंट। सैलरी में क्या ऐड करोगे? ठीक है, डेसिमल करो, चलो। फ्रॉम डेट, इसका क्या रहेगा? डेट। फिर टू डेट के, टू डेट का क्या रहेगा? डेट। इसको भी हम कैपिटल लिखते हैं, डेट को। ओके, क्वेरी कंप्लीट है। इसको मैं रन करता हूँ, क्वेरी रन हो गई। रिफ्रेश करता हूँ, और इसको ब्यूटीफाई कैसे करेंगे? सिलेक्ट करके ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखो, अब इस टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ पर देखो टू डेट आपको कैपिटल में दिख रहा है। अब सिंपल मैं क्या करता हूँ, इस टू डेट को ना स्मॉल में लेके कॉल करता हूँ। सिंपल, फॉर एग्जाम्पल मुझे डेटा चेक करना है, सिलेक्ट टू डेट फ्रॉम, ठीक है, ये क्या लिख रहा हूँ मैं उसको भूल जाओ, ठीक है, सैलरी। अब यहाँ पे मुझे बताओ, टू डेट नाम का कॉलम है क्या हमारे पास? लेकिन मैंने कैपिटल में लिखा है, मैं यहाँ पे स्मॉल में ले रहा हूँ, तो ये क्वेरी देखो, टू डेट हो गई ना रन। तो कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, दोनों का मतलब एक ही रहेगा। ओके, क्लियर है ये? समझ में आ रहा है टेबल कैसे क्रिएट करना है? यस। Yes, sir. चलो, तो अब टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, क्लियर है सबको? ओके, तो देखो यहाँ पर अभी हमारा खत्म नहीं आया, अभी हम और 10-15 टेबल क्रिएट करने वाले, ठीक है। उससे पहले एक और कंसेप्ट हम क्लियर कर लेंगे। ओके, अभी सभी लोग यहाँ पे देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे क्या करना है, ये जो फर्स्ट नेम दिख रहा है आपको, जॉर्जी फेसेलो, ओके, ये एम्प्लॉय है। इसकी बर्थ डेट क्या है? 2/9/1953। उसको हायर कब किया है? एक कंपनी में, मान लो ये टीसीएस कंपनी का डेटा है, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय टेबल देखो, इस टेबल में जो फर्स्ट एम्प्लॉय है जॉर्जी फेसेलो, मुझे इसकी सैलरी फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? कितनी सैलरी है मुझे बताओ, जॉर्जी फेसेलो की सैलरी कितनी है, कोई बताएगा मुझे? यस, जॉर्जी फेसेलो की सैलरी कितनी है? Sir, वो 60117. हाँ, सिक्स जीरो वन वन सेवन 60,117, राइट। लेकिन मैंने आपको बोला था क्या, सैलरी टेबल से बताओ। आपने कैसे फाइंड किया कि यही सैलरी इस एम्प्लॉय की होगी? आपको कैसे पता चला? एम्प्लॉय नंबर सेम है। एम्प्लॉय नंबर सेम है, राइट। तो आपने क्या किया, यहाँ का एम्प्लॉय नंबर 10,001 यहाँ पे मैच किया 10,001 से। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बिल्ड हो गया ना एक। कौन से कॉलम के बेसिस पे? एम्प्लॉय नंबर। यहाँ पर भी एम्प्लॉय नंबर कॉलम है, यहाँ पर भी एम्प्लॉय नंबर कॉलम है। आपने सिंपल क्या किया, ये 10,001 इस 10,001 से मैच किया। तो जॉर्जी फेसेलो, उसकी सैलरी कितनी है? 60,117। लेकिन कहाँ से लेके कहाँ तक? 1986 से लेके 1987 तक इतनी सैलरी थी। नेक्स्ट ईयर उसका इंक्रीमेंट हो गए, 1987 से लेके 1988 तक सैलरी कितनी हो गई? 62,000।
102 उसी की सैलरी है ना, देखो 10,001 ही एम्प्लॉय नंबर। तो ये कैसे हो रहा है? आप क्या कर रहे हो, यहाँ का एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे मैच कर रहे हो, तो दोनों टेबल में रिलेशन बिल्ड हो गया। इसको बोलते हैं रिलेटेड टेबल। और रिलेटेड टेबल का डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट रहता है जिस डेटाबेस में रहते हैं, इसलिए उसका नाम है रिलेशनल डेटाबेस। क्लियर है? तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया कि उस डेटाबेस को रिलेशनल डेटाबेस ही क्यों बोलते हैं, जिसमें रिलेटेड टेबल फॉर्मेट का डेटा स्टोर रहे। ये दोनों टेबल एक दूसरे के साथ रिलेटेड है ना। मान लो इस मुझे एम्प्लॉय की सैलरी चेक करनी थी, तो एम्प्लॉय का नाम एम्प्लॉय टेबल में, अब इसकी सैलरी देखने के लिए मुझे सैलरी टेबल में जाना पड़ रहा है। तो मैं सैलरी टेबल में कैसे चेक करूंगा? ये वाला एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे मैच करूंगा, कहाँ पे? तो ये रहा, यहाँ पे फर्स्ट ईयर उसकी सैलरी इतनी थी, सेकंड ईयर इतनी हो गई, फिर उसके आगे नेक्स्ट ईयर इतनी, राइट? हर साल उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है। तो इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एसक्यूएल का। पूरा एसक्यूएल आपका इसके ऊपर ही है, ठीक है? प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ओके, तो चलो अब प्राइमरी की देखते हैं क्या होता है। व्हाट इज प्राइमरी की? प्राइमरी की मतलब टेबल में से ऐसा कॉलम जिसकी हर एक वैल्यू यूनिक है। यूनिक मतलब अलग अलग, हर एक वैल्यू अलग अलग है, और हर एक रो में कुछ ना कुछ वैल्यू है। ऐसी एक भी रो नहीं होगी जहां पर एम्प्टी है कि नल है। ओके, तो मुझे बताओ एम्प्लॉय टेबल जो है, इस टेबल में ऐसा कौन सा कॉलम है जिसकी वैल्यू जो प्राइमरी की हो सकता है? प्राइमरी की के लिए कंडीशन क्या है? देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्राइमरी की क्या? यूनिक एंड नॉट नल। यूनिक मतलब क्या? हर एक वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए, अलग अलग। नॉट नल मतलब उस कॉलम में जितने भी रोज रहेंगे हर एक रो में कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताओ इस टेबल में ऐसा कौन सा कॉलम है जिसकी वैल्यू यूनिक और नॉट नल है? Employee number. एम्प्लॉय नंबर। लेकिन मुझे तो देखो फर्स्ट नेम भी यूनिक लग रहा है, लास्ट नेम भी यूनिक लग रहा है, हायर डेट यूनिक है, बर्थ डेट भी यूनिक है। अगर जेंडर कॉलम को मैं छोड़ देता हूं तो बाकी सभी कॉलम यूनिक और नॉट नल है। तो सभी में से प्राइमरी की कौन सा है? जेंडर तो चला गया, देखो जेंडर में वैल्यू रिपीट हो रही है, मेल मेल, यहाँ पर वैल्यू रिपीट है ना, यूनिक नहीं है। तो इस कॉलम को छोड़ दो, बाकी बचे जो 5 कॉलम उसमें से यूनिक और नॉट नल मतलब प्राइमरी की कौन सा होगा? एम्प्लॉय नंबर। कोई रीजन उसके लिए? फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्यों नहीं होगा? तो देखो क्योंकि अभी सरनेम और मुझे फर्स्ट नेम रिपीट हो सकता है। इस कॉलम पे यस, प्राइमरी राइट की हेड है ना। राइट। देखो अभी आपके पास यहाँ पे सिर्फ 10 ही रिकॉर्ड है, हो सकता है आगे जाके कुछ नए रिकॉर्ड ऐड हो जाएंगे तब किसी का नाम रिपीट होगा। मान लो टीसीएस कंपनी, उसमें शुभम नाम के बहुत सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं ना, एक ही नाम के मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं ना। क्या ऐसे कोई ट्रेडमार्क है कि पूरे दुनिया में शुभम नाम का एक ही आदमी रहेगा? तो फर्स्ट नेम रिपीट हो सकता है, लास्ट नेम भी रिपीट हो सकता है ना, सरनेम हर एक का सेम सिमिलर रह सकता है, बहुत सारे लोगों का सिमिलर हो सकता है। वैसे ही बर्थ डेट एक ही दिन पे मतलब बहुत सारे लोगों का बर्थडे हो सकता है। सेम वैसे हायर डेट भी एक ही दिन पे बहुत सारे लोगों को, मान लो उस कंपनी ने 10 लोगों को हायर किया, तो अगर मैं हायर डेट के कॉलम में देखूंगा कि 10 लोगों का हायर डेट सेम ही आ रहा है, तो वैल्यू रिपीट हो रही है ना। तो बर्थ डेट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हायर डेट, इसको मैं प्राइमरी की नहीं बोल सकता, क्योंकि आगे जाके इसमें वैल्यू रिपीट होनी ही है, कभी ना कभी होगी। लेकिन एम्प्लॉय नंबर कॉलम ऐसा है जिसमें कभी भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, और हर एक वैल्यू मतलब कॉलम रोज में कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। आपने देखो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो कुछ भी एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम कर रहा है, हर एक एम्प्लॉय को एक यूनिक एम्प्लॉय आईडी दिया जाता है। जो आईडी कार्ड रहता है ना उसके ऊपर एम्प्लॉय आईडी रहता है। तो हर एक ऐसे कभी भी नहीं होगा कि दो एम्प्लॉय का सेम एम्प्लॉय आईडी आता है। ओके, अगर दोनों एम्प्लॉय का सेम एम्प्लॉय आईडी है तो दोनों का पेमेंट एक ही के पास चला जाएगा। तो एम्प्लॉय नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हर एक एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉय आईडी यूनिक होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर को क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी की। प्राइमरी की कंडीशन क्या है? यूनिक एंड नॉट। तो यूनिक और नॉट नल है, तो उसकी मदद से हम क्या हो रहा है, इजी क्या हो रहा है, हर एक रो को आइडेंटिफाई करने के लिए इजी है ना। इंडेक्स, इंडेक्स नाम सुना है कभी? हर एक बुक पे इंडेक्स रहता है, देखो कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे स्टार्ट हो रहा है, उससे आपको क्या होता है इजी, कि कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे स्टार्ट हो रहा है आपको तुरंत पता चलता है।
अगर वो इंडेक्स का पेज नहीं होता तो हर एक पेज आपको पलट के देखना पड़ता कि नया चैप्टर कौन से पेज पे स्टार्ट हो रहा है। तो इंडेक्स से क्या हो रहा है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो हो रहा है, वैसे ही प्राइमरी की से क्या हो रहा है, हर एक रो को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। यस, मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और नंबर डालता हूँ 10,011, इसका नंबर है, ठीक है। बर्थ डेट में पूरा ही कॉपी करता हूँ, ठीक है, या फिर ये वाला। अब बताओ, इसमें एक जॉर्जी फेसुलो नाम का एम्प्लॉयज है जो कि मेल है, हायर डेट सेम है, बर्थ डेट भी सेम है, और हो सकता है ना ऐसे आप अगर लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे सर्च करो किसी का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, बहुत सारे नाम आते हैं, तो हो सकता है नाम सेम है, फर्स्ट नेम सेम है, लास्ट नेम भी सेम है, हो सकता जेंडर भी सेम रहेगा उनका, हायर डेट भी सेम है और बर्थ डेट भी सेम है, लेकिन एम्प्लॉयड तो अलग है ना, कुछ तो अलग है इनमें। 100% पूरा सेम नहीं रहेगा, कुछ तो अलग है। एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी से क्या हो रहा है, अब ये दोनों एम्प्लॉय तो सेम है, लेकिन दोनों को मैं अलग अलग कैसे पहचान सकता हूँ, एम्प्लॉय आईडी से। इसका एम्प्लॉय आईडी 10,001 है, इसका 10,011 है। ओके, तो एम्प्लॉय नंबर क्या है यहाँ पे, प्राइमरी की। अब फॉरेन की क्या होता है, देखो फॉरेन की मतलब, अब इस टेबल में देखो फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की मतलब टेबल में से ऐसा कॉलम जो किसी दूसरे टेबल में पहले से ही प्राइमरी की हो। तो मुझे बताओ, इस टेबल में ऐसा कौन सा कॉलम है जो पहले से ही प्राइमरी की है दूसरे टेबल में। यस, कौन सा कॉलम है ऐसा, एम्प्लॉय नंबर। Employee number. एम्प्लॉय नंबर ना। ये कॉलम Yes. दूसरे टेबल में प्राइमरी की है क्या, कौन से टेबल में प्राइमरी की है, एम्प्लॉय नंबर। तो एम्प्लॉयज टेबल में क्या है, ये प्राइमरी की है, तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, फॉरेन की। फॉरेन की का क्या होता है कंसेप्ट, देखो किस ये कॉलम किसी भी टेबल का ऐसे कॉलम जो किस दूसरे टेबल में क्या रहेगा, प्राइमरी की, तब उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन की। ओके, क्लियर है। Yes, फॉरेन, sir. फॉरेन की मतलब टेबल में से ऐसा कॉलम जो दूसरे टेबल में प्राइमरी की रहेगा। हो गए अब टेबल के बीच में रिलेशन बिल्ड, प्राइमरी की और फॉरेन की के बेसिस पे रिलेशन बिल्ड कर दिया ना हमने। यस, अब मुझे बताओ इस कॉलम को हम प्राइमरी की कब बोलेंगे, जब ये कॉलम, कौन सा कॉलम, एम्प्लॉय नंबर कॉलम किसी दूसरे टेबल में क्या होगा, प्राइमरी की होगा, तभी मैं इस टेबल में इसको फॉरेन की बोल सकता हूँ। और फॉरेन की के लिए ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो यूनिक ही होना चाहिए। देखो फॉरेन की में देखो यहाँ पे वैल्यू रिपीट हो रही है, यूनिक वैल्यू है क्या, रिपीट हो रही है, और ऐसे कुछ नहीं वहां पे नल भी चलेगा, वो बस प्राइमरी की के लिए कंडीशन है, यूनिक एंड नॉट। तो नॉट नल क्लियर है क्या होता है, नॉट नल मतलब हर एक उस कॉलम में हर एक रो में वैल्यू होनी चाहिए। ऐसे कहाँ पे, मतलब ब्लैंक है क्या कहीं पे, ये जो ब्लैंक है तो ये नॉट नल नहीं है, ये नल हो गया। तो नल और नॉट नल समझ में आ रहा है, नल मतलब कहीं पर उस कॉलम में वैल्यू नहीं हो सकती, राइट। नल मतलब ये एम्प्टी है, यहाँ पर कुछ नहीं है। ये क्या है, ये भी नल है, ये नल है या नहीं, ये नल नहीं है, ये नॉट नल कॉलम है। यहाँ पर वैल्यू है ना, जीरो तो एक वैल्यू है, राइट। अगर इस जीरो को हटा के मैं स्पेस भी देता हूँ ना सिंपल, तो भी वो एक वैल्यू है। स्पेस दिया है मैंने, आपको दिख नहीं रहा लेकिन स्पेस है। स्पेस भी स्टोर करने के लिए कुछ तो जगह लगेगी ना स्पेस को भी। तो नल, नल मतलब क्या होता है, पूरा एम्प्टी रहेगा, उसमें कुछ नहीं, पूरा ब्लैंक। ओके, क्लियर है। प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, सॉरी यूनिक क्लियर है। यूनिक क्या होता है, उसके बाद नल, नॉट नल, ये 5 कंसेप्ट क्लियर है सबको। कौन से, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नल, नॉट नल। इसमें कुछ डाउट किसी को, बोलो, क्लियर कर रहा है यही डाउट, क्योंकि प्राइमरी की फॉरेन की डेली हमारा यूज होने वाला है। हर ऐसा एक भी लेक्चर नहीं रहेगा जब तक हम एसक्यूएल खत्म नहीं करेंगे, एक भी लेक्चर नहीं रहेगा जिसमें हम प्राइमरी की और फॉरेन की यूज नहीं करेंगे। पूरा एसक्यूएल इसके ऊपर ही है, प्राइमरी की और फॉरेन की के ऊपर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। यस, देखो प्राइमरी की और फॉरेन की सभी को पता होता है कि क्या डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की, क्या डिफरेंस है। प्राइमरी की में क्या होता है, ऐसा कॉलम जिसमें हर एक वैल्यू यूनिक रहेगी और नॉट नल रहेगी। लेकिन यूनिक की में क्या होगा,
यूनिक मतलब अगर मान लो मैंने किसी कॉलम को यूनिक बोला है तो उसमें हर एक वैल्यू यूनिक रहेगी, लेकिन उसमें नल अलाउड है। नल मतलब ब्लैंक स्पेसेस रह सकते, ब्लैंक रहेगा। देखो इस कॉलम को मैं यूनिक बोल सकता हूँ क्योंकि हर एक वैल्यू यूनिक है, ठीक है, लेकिन उसमें नल भी चलेगा। लेकिन मैं इस कॉलम को यूनिक नहीं बोलूंगा क्योंकि आगे जाके इसमें रिपीट होगा ना वैल्यू। ओके, तो मैं कौन से नंबर, ऐसा कौन सा कॉलम रहेगा, या फिर ऐसे एक एग्जांपल दे दो जिसको मैं यूनिक बोल सकता हूँ, यूनिक की कंसीडर कर सकता हूँ, ऐसे कोई एक कॉलम। Customer ऐसी ID. क्या चीज है जो हर एक के पास, दुनिया में हर एक के पास यूनिक रहेगा? ऐसी कौन सी चीज है हर एक के पास यूनिक रहेगी? राइट, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड, आइडेंटिटी, आपका जो नंबर रहेगा, पासपोर्ट नंबर रहेगा, कभी रिपीट हो सकता है क्या? यस। फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये इसको मैं यूनिक बोल सकता हूँ ना, हर एक के पास अलग रहेगा। हाँ, यूनिक क्यों बोलूंगा, क्योंकि उसको मैं प्राइमरी की नहीं बोल सकता, क्योंकि कभी कभी दुनिया में ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास ईमेल एड्रेस ही नहीं है, तो वहां पे उनके नाम के आगे क्या आएगा, ब्लैंक आएगा ना, तो नॉट, वो नल हो गया। तो इसके लिए मैं ईमेल एड्रेस को प्राइमरी की नहीं बोल सकता, वो यूनिक है, लेकिन उसको मैं प्राइमरी की नहीं बोल सकता क्योंकि उसमें नल वैल्यूज भी आएंगे। यस, तो क्लियर है, प्राइमरी की, यूनिक, नल, नॉट नल। ओके, तो देखो इन दोनों टेबल के बीच में हमने क्या किया, एक रिलेशन बिल्ड। मुझे इस जॉर्जी फेसलो, इसकी सैलरी देखनी थी, मैंने एम्प्लॉय नंबर यहाँ से उठा के यहाँ पे मैच किया, तो रिलेशन कौन से बेसिस पे हो गई, प्राइमरी की और फॉरेन की के बेसिस पे। तो अब आपको पता है इन दोनों टेबल में, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की है, यहाँ पर सैलरी टेबल में एम्प्लॉय नंबर फॉरेन की। अब यही आपको सॉफ्टवेयर को बताना है। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, सिंपल टेबल क्रिएट की है बस, लेकिन इन दोनों टेबल के बीच में हमने रिलेशन बिल्ड की है क्या अभी तक? नहीं की ना, प्राइमरी की और फॉरेन की के बेसिस पे रिलेशन बिल्ड होगी। आपको पता है कि एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की है और सैलरी टेबल में एम्प्लॉय नंबर फॉरेन की है। बस ये सॉफ्टवेयर को बताना है, कैसे बताओगे? सिंपल है, देखो एम्प्लॉय नंबर के आगे मैंने इंट लिखा है, इसके आगे बस मेंशन करूंगा प्राइमरी की, और इसको मैं रन करता हूँ। देखो जैसे ही मैं रन करूंगा यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या एरर है, एरर रीड करो क्या है, एग्जिस्ट मतलब ये क्या बोल रहा है, टेबल एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या, पहले से वो टेबल क्रिएट है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इस क्वेरी को पहले रन किया था ना, बस उसी क्वेरी को मैंने क्या चेंज किया, प्राइमरी की करके फिर से रन कर रहा हूँ। तो क्वेरी कौन सी रन हो रही है, ये पूरी रन होगी ना, या फिर सिर्फ इतना नाम रन होगा? पूरा रन होगा। तो मैं पूरा रन कहाँ से होगा, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉय नाम का टेबल पहले से हमने क्रिएट किया है उस डेटाबेस में। तो इसलिए वो एरर आ रहा है, वो बोल रहा है कि उस डेटाबेस में पहले से आपके पास एम्प्लॉय नाम का टेबल क्रिएट है, तो आपको दूसरा एक टेबल बनाना पड़ेगा। नहीं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको मैं ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप टेबल, राइट क्लिक करके ड्रॉप टेबल करेंगे, ड्रॉप, टेबल ड्रॉप हो गया। अब बस रन करो, देखो रन हो गया। अब रिफ्रेश करता हूँ और एम्प्लॉय टेबल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखो एम्प्लॉय नंबर, उसके आगे पी के लिख के आ रहा है, मतलब प्राइमरी की, हमने प्राइमरी की किया ना उस टेबल कॉलम को। अब अगर मैंने इसको प्राइमरी की किया है, सैलरी टेबल में किसको फॉरेन की करना है आपको, पहले बताओ। अब इन चारों में, इन सैलरी टेबल में चार कॉलम में से ऐसा कौन सा कॉलम होगा जिसको हम फॉरेन की बोल सकते हैं? क्यों बोल सकते हैं उसको, क्योंकि वो दूसरे किसी भी टेबल में एक जगह पे प्राइमरी की आया है, मेंशन हो गया। तो इसको मुझे फॉरेन की करना है, तो कैसे करेंगे, देखो प्राइमरी की के लिए क्या है, सिंपल आप उसके आगे बस प्राइमरी की लिखो। अब फॉरेन की के लिए क्या है, देखो सभी कॉलम के नाम लिखने के बाद लास्ट में हम देंगे कॉमा, अब यहाँ पे लिखेंगे फॉरेन की। ओके, फॉरेन की पैरेंथेसिस के अंदर कौन से कॉलम को फॉरेन की करना है, एम्प्लॉय नंबर, उसके आगे। अब मैं इस कॉलम को फॉरेन की कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ हम इस कॉलम को फॉरेन की कैसे बोलेंगे, कब बोल सकते हैं? इस कॉलम को मैं फॉरेन की कैसे बोलूंगा, जब वो किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की होगा। तो रिलेशन बतानी पड़ेगी ना आपको, यहाँ पे सॉफ्टवेयर को, माई एसक्यूएल को बताना पड़ेगा आपको
कि मैं देखो इस टेबल को, इस कॉलम को फॉरेन की कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास क्या प्रूफ है कि ये फॉरेन की है? तो प्रूफ देना पड़ेगा क्या, कि ये कॉलम किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की है। और कौन से टेबल में प्राइमरी की है? एम्प्लॉयज टेबल में प्राइमरी की है ना, एम्प्लॉय नंबर। तो यहां पर मेंशन करो बस रेफरेंस, मैं रेफरेंस दे रहा हूं कहां से? एम्प्लॉयज टेबल का कौन सा कॉलम? एम्प्लॉय नंबर कॉलम। इस लाइन का मतलब क्या हो गया? देखो, फॉरेन की करो एम्प्लॉय नंबर कॉलम, और फॉरेन की क्यों? क्योंकि वो कॉलम एम्प्लॉयज टेबल में प्राइमरी की है, एम्प्लॉय नंबर, तो उसका मैंने रेफरेंस दिया है। रेफरेंस समझ में आया? रेफरेंस, रेफरेंस मैंने कहां से दिया है? एम्प्लॉयज टेबल का एम्प्लॉय नंबर, मतलब एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय नंबर कॉलम प्राइमरी की है, इसके लिए उसको सैलरी टेबल में उस कॉलम को फॉरेन की कर रहा हूं मैं। ये मीनिंग हो गया इस लाइन का। अब बस इसको रन करना है। देखो फिर से एरर आ रहा है, टेबल सैलरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि ये टेबल पहले से ही है ना। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप, और इसको अब रन करता हूँ। तो रिफ्रेश करूंगा, सैलरी टेबल क्रिएट हो गया। देखो एम्प्लॉय नंबर इंट, बोल्ड में आ रहा है राइट, एम्प्लॉय नंबर ना। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई तो कंस्ट्रेंट लगा है, फॉरेन की है, या फिर कुछ भी हो सकता है, जैसे यूनिक की, नल होगा, या फिर डिफॉल्ट, ऐसे कुछ कंस्ट्रेंट लगा है। कंस्ट्रेंट मतलब कुछ रूल्स लगाए मैंने। इस कॉलम के ऊपर मैंने क्या रूल लगाया, कि ये फॉरेन की है। एम्प्लॉयज में देखो प्राइमरी की, देखो बोल्ड आता है लेकिन उसके नीचे अंडरलाइन भी आएगी, जो प्राइमरी की रहेगा। तो यहाँ पर मुझे बताओ, इसके ऊपर मैंने क्या रूल लगाया, कि ये प्राइमरी की है, और रूल क्या है, वो यूनिक होगा और नॉट नल होगा। यही तो रूल लगा है ना, उसको कंस्ट्रेंट बोलते हैं। ठीक है, एसक्यूएल लैंग्वेज में उसको कंस्ट्रेंट बोलेंगे। कंस्ट्रेंट कौन से देखे हमने? प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, नल, नॉट नल। यस, ये सभी क्या है, नल का एक मतलब है ना, कुछ रूल्स है वो। तो क्लियर है अब सबको? पहले देखो हमने एक नॉर्मल टेबल क्रिएट किया था, फिर उन टेबल को ड्रॉप करके हमने क्या किया, अब उन टेबल को फिर से क्रिएट करके उनके बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड किया। यस, अब देखो, जिस भी टेबल में प्राइमरी की नाम का कॉलम होता है उसको हम बोलते हैं पेरेंट टेबल। ओके, और जिस भी टेबल में फॉरेन की रहेगा उसको बोलेंगे चाइल्ड टेबल। तो मुझे बताओ, इन दोनों टेबल में पेरेंट टेबल कौन सा होगा? एम्प्लॉय पेरेंट टेबल होगा, क्योंकि उसमें प्राइमरी की है। अब इस एम्प्लॉय का चाइल्ड टेबल कौन सा है? सैलरी उसका चाइल्ड टेबल है। सैलरी टेबल का पेरेंट कौन है? एम्प्लॉय। ओके, जिस भी टेबल में प्राइमरी की रहेगा वो पेरेंट टेबल हो गया, और ये सैलरी टेबल का पेरेंट टेबल कौन रहेगा? एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय टेबल का चाइल्ड टेबल सैलरी। क्लियर है? तो अब देखो आपको क्या करना है, मैंने ग्रुप पे फोटो भेजा है। सिंपल, ये लाइन क्या है इसको भूल जाओ। आपको क्या करना है, सिंपल एक सेल्स नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करना है। कैसे करोगे? क्रिएट डेटाबेस सेल्स, डेटाबेस का ये नाम आना चाहिए, सेल्स। उसके बाद आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा ना आपको कौन सा यूज करना है, तो आप कैसे बताओगे? यूज सेल्स। ओके, फिर उस सेल्स डेटाबेस में आपको 4 टेबल क्रिएट करने। कौन से टेबल के नाम? कौन से देखो, जो बॉक्स के बाहर लिखा है ना वो टेबल का नाम है। तो कस्टमर टेबल, इस टेबल में कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5। अब ये बोल्ड में क्यों है, अंडरलाइन क्यों, इसको भूल जाओ। सिंपल आपको बस क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है विदाउट रिलेशनशिप। उनके बीच में रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करनी है। सिंपल एक डेटाबेस क्रिएट करो सेल्स नाम का, उसको यूज करो, और उसमें आपको ये चारों टेबल क्रिएट करने। टेबल का नाम है कस्टमर, जिसमें ये 5 कॉलम है। दूसरा टेबल है सेल्स, जिसमें 4 कॉलम है। ये एफ के क्या लिखा है, ये फॉरेन की है लेकिन आपको यूज नहीं करो, इसको इग्नोर करो। ठीक है, वो कल हम देखेंगे कैसे करें। उसके बाद आइटम्स, जिसमें 4 टेबल है, और कंपनी जिसमें 3 कॉलम है, राइट। तो हर एक कॉलम का डेटा टाइप कैसे लोगे? कस्टमर आईडी, क्या डेटा टाइप रहेगा? इंट आईडी है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वेर कैर, ईमेल एड्रेस, वेर कैर क्या रहेगा? ईमेल Where एड्रेस का क्या रहेगा? वेर कैर ही आएगा ना। आपको किसी भी ईमेल की, आपको मतलब मेरा जो ईमेल है मान लो xyz@gmail.com, किसी और का रहेगा xyz123@gmail.com। हर एक ईमेल एड्रेस की साइज फिक्स है क्या? अलग अलग रहता है ना, तो वेरिएबल कैरेक्टर हो गया वो।
तो वेर क्या रहेगा, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, इसका इंट रहेगा, नंबर से ना, नंबर ऑफ कंप्लेंट इंट, परचेस नंबर इंट, डेट ऑफ परचेस डेट, कस्टमर आईडी इंट, आइटम कोड वेर ले लो, वेर। क्यों, क्यों, हर एक आइटम के पीछे बार कोड रहता है, उसमें टेक्स्ट भी रहेगा, मतलब कैरेक्टर भी रहेगा और नंबर भी रहेगा, तो इसको वेर कैर ले लो। वेर कैर में आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, वहां पे 15 20 या 40 ऐसे कुछ डालो। यहाँ पर फिर से आइटम कोड है, तो ये क्या आएगा, वेर कैर, वेर कैर आएगा ना आइटम कोड, अभी वेर कैर लिया ना यहाँ पर। आइटम, आइटम मतलब कौन सा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो वेर कैर। यूनिट प्राइस डेसिमल, कंपनी आईडी, आईडी है तो फिर से इंट, तो यहाँ पर कंपनी टेबल में कंपनी आईडी, फिर से इंट, कंपनी नेम वेर कैर, हेयर क्वार्टर्स फोन नंबर, ये क्या आएगा, वेर कैर। देखो नंबर है तो इंटीजर मत लो, क्योंकि फोन नंबर के हमें आगे जाके कुछ कैलकुलेशन नहीं करने, एडिशन सब्सट्रैक्शन। और फोन नंबर कभी कभी कोई क्या करता है कि +91 मेंशन करता है, तो प्लस नंबर में नहीं आएगा, इसलिए वेर कैर ले लो इसका डेटा टाइप, ठीक है। टास्क क्लियर है, और सबको करना है देखो। और डेली लेक्चर में जो कुछ भी मैं टास्क देता हूँ ना, अगर आप उसको प्रॉपर फॉलो करते हो और घर पे जाके एक बार फिर से लेक्चर रिवाइज करके आज हमने क्या देखा है उसकी प्रैक्टिस करते हो ना, बस जब हमारा एसक्यूएल का लास्ट लेक्चर होगा, उसके अलावा आपको कुछ भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई डाउट भी नहीं रहेगा। अगर आप हर एक लेक्चर को फॉलो कर रहे हो जो कुछ भी, देखो सिंपल क्या करना है, इस लेक्चर को मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, 1.5x या 2x में रिवाइज करो। ओके, नॉर्मल स्पीड में मत देखो, आपने लेक्चर किया है ना अटेंड, तो आपको पता है, बस एक बार रिवाइज करो। रिवाइज करते समय हर एक पॉइंट जो कुछ भी मैंने बोला है, जो इंपॉर्टेंट लगता है आपको नोट डाउन करो, टॉपिक वाइज नोट्स निकालो, इंपॉर्टेंट नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स निकालने के बाद उसका स्टडी करो। देखो लेक्चर देखना और नोट्स निकालना अलग पार्ट है, उसको हम स्टडी नहीं बोलते। स्टडी मतलब क्या होता है, आप सेल्फ क्या कर रहे हो, नोट्स निकालने के बाद आप उसको, नोट्स में क्या करना है, अगर हमने आज प्राइमरी की टॉपिक देखा है तो प्राइमरी की मतलब क्या, आपको क्या समझ में आया, आपके ओन लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। हर एक पॉइंट के नोट्स बनाओ, उसके बाद उसका प्रिपरेशन करो, मतलब स्टडी करो प्रॉपर, समझ के ले लो, अंडरस्टैंड करो हर एक कंसेप्ट को। फिर हमने क्या देखा, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है वो समझ लो। और सबसे बेटर वे प्रैक्टिस के लिए, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर का यूज मत करो क्वेरी लिखने के लिए, नोटपैड पे क्वेरी लिखो या पेन और पेपर पे नोटबुक में क्वेरी लिखो। अगर नोटपैड पे क्वेरी लिखते हो ना, एक क्वेरी लिखने के बाद उस क्वेरी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करो सॉफ्टवेयर में, और देखो कि रन हो रहे हैं या नहीं। क्योंकि सॉफ्टवेयर में क्या होता है, देखो आप कहीं पर गलत हो जाते हो ना, तो वहां पे सीधा रेड लाइन आएगी, वहां पे आप कहाँ पे गलत हो रहे हो यहाँ पे पता चल जाता है। देखो मैं यहाँ पे कॉमा देता हूँ, देखो रेड लाइन आ गई इसके नीचे, यहाँ पर क्रॉस आ रहा है, तो इस लाइन में कहीं पे तो गलत हुआ है, ये आपको बता रहा है, लेकिन ये नोटपैड में नहीं बताता ना। और जब इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू में आपको नोटपैड पे राइट करना होगा, अगर ऑनलाइन इंटरव्यू है। फेस टू फेस रहेगा तो पेपर पे राइट करना है। तो बेटर वे, सिर्फ एसक्यूएल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जावा, C++, सी, पाइथन, कुछ भी कोडिंग लैंग्वेज सीखो, सबसे इंपॉर्टेंट नोटपैड पे प्रैक्टिस करो कभी। ओके, जो हम टूल यूज करते हैं ना, उसमें आपको पता चल जाता है कि एरर कहाँ पे आ रहा है, क्या एरर है, ठीक है। तो टास्क क्लियर है सबको, क्या करना है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है सेल्स, जिसमें ये 4 टेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो हर एक के पास कल एक डेटाबेस होना चाहिए सेल्स नाम का, जिसमें ये 4 टेबल दिखने चाहिए। ओके, इसमें प्राइमरी की और फॉरेन की का यूज मत करो अभी, वो कल देखेंगे हम, ठीक है। और डेटा को पहले अंडरस्टैंड करो कि टेबल है, टेबल के अंदर ये डेटा है, तो क्या डेटा हो सकता है, इमेजिन करो ना उसको। ओके, डेटा, एज अ डेटा एनालिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा एनालिस्ट का रोल है टू अंडरस्टैंड द डेटा। उसके बाद क्या एनालिसिस करना है, क्या कोड लिखना है, वो चैट जीपीटी दे देगा। पहले डेटा अंडरस्टैंड कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है।